गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और इस पूरे लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल थ्योरी के क्या क्या अजम्पशन हैं। फिर उसने क्लासिकल थ्योरिस्ट ने अपने रिप्रोडक्शन फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है। फिर क्लासिकल थ्योरिस्ट की डिमांड फॉर लेबर के बारे में क्या विचार हैं। क्लासिकल थ्योरी में सप्लाई ऑफ लेबर कैसे डिटरमाइन होती है। और सबसे अंत में इन सब कंसेप्ट्स को डिस्कस करने के बाद हम एक पूरा मॉडल बिल्डअप करेंगे जिसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्लासिकल थ्योरी में आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं अजम्पशंस की, मान्यताओं की। क्लासिकल थ्योरी जब अपना आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का जो मॉडल देती है तो उसमें वो किन किन चीज़ों पर किन किन मान्यताओं को मानती है, क्या क्या अजम्पशंस वो लेती है। उसका पहला जो अजम्पशन है वो है कि फर्म्स एंड वर्कर्स ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि जो फर्म हैं और जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, वो अपने बारे में सबसे अच्छा डिसीजन लेते हैं और अपनी प्रॉफिट को और अपनी लागत को, अपने मजदूरी को वो ऑप्टिमाइज करते हैं, अधिकतम लेवल पर ले जाना चाहते हैं। सो दे आर कंसिडर टू बी रैशनल। क्लासिकल थ्योरी मान के चलती है फर्म्स और वर्कर्स अपने रिटर्न्स हैं जो उसको मिलने वाले लाभ हैं उनको वो अधिकतम करते हैं। दूसरा क्लासिकल थ्योरिस्ट का अजम्पशन ये है कि परफेक्ट कंपटीशन, कि जितने भी फर्म्स हों, वर्कर्स हों, उनको प्राइस लेवल को लेके उनकी परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। प्राइस लेवल को लेके वो हमेशा ही कंप्लीटली अपडेटेड रहते हैं। जब भी प्राइस लेवल चेंज होती है उन्हें उनके बारे में पता होता है। तीसरा जो उनका अजम्पशन है वो ये है कि वेज और प्राइस लेवल आर फुली फ्लेक्सिबल, परफेक्टली फ्लेक्सिबल, कि जो मजदूरी और जो कीमत है वो पूर्णतः लोचनीय है। वो पूर्णतः लोचनीय का मतलब है वो परफेक्टली ऊपर नीचे हो सकती हैं। वेज प्राइस एडजस्ट कर जाती हैं कंप्लीटली विदाउट एनी डिले। तीसरा उनका जो फोकस है वो है ऑन दी सप्लाई साइड, कि क्लासिकल जो थ्योरिस्ट है वो सप्लाई साइड पर फोकस करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन में वो डिमांड साइड को इग्नोर करते हैं। उनका मानना यह है कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन में डिमांड का कोई रोल नहीं है। वो ये बात क्यों कहते हैं? वो ये बात इसलिए कहते हैं कि वो विश्वास करते हैं सेज लॉ में। सेज लॉ कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वतः उत्पन्न कर लेती है। सो आप जितना भी सप्लाई करेंगे, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन करेंगे, उनके लिए मार्केट में हमेशा ही मांग बनी रहेगी। सो मांग कोई समस्या नहीं है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए इन सब मान्यताओं के आधार पर वो ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और उनकी मान्यता है कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट पर रहती है। इकोनॉमी में हमेशा ही पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। अगर कोई इकोनॉमी में बेरोजगार है तो वो स्वैच्छिक बेरोजगारी है, अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं है। स्वैच्छिक बेरोजगारी का मतलब है कि जो व्यक्ति जो बेरोजगार है वो बाजार कीमतों पर काम नहीं करना चाह रहा है, इसलिए वो बेरोजगार है। वो इसका मतलब ये हुआ कि स्वैच्छिक रूप से बेरोजगार है। अगर वो बाजार में काम ढूंढने जाए तो उन्हें बाजार में काम मिलेगा बाजार दरों पर। इसलिए वो मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर कहीं बेरोजगारी है तो स्वैच्छिक बेरोजगारी है, अन्यथा अर्थव्यवस्था हमेशा ही पूर्ण रोजगार के स्तर पर रहती है। एक और अजम्पशन है वो है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेसे फेयर इकोनॉमी, कि जो मार्केट है, इकोनॉमी है, कंप्लीटली स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। इसमें सरकार का कोई भी इंटरवेंशन, हस्तक्षेप नहीं है। ये क्लासिकल थ्योरी की कुछ मान्यताएं हैं। अगर इन मान्यताओं को ध्यान में रखें तो क्लासिकल थ्योरी को समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। फिर अब जानने की कोशिश करते हैं जो क्लासिकल थ्योरिस्ट ने अपना प्रोडक्शन फंक्शन कैसे दिया। क्लासिकल थ्योरिस्ट का प्रोडक्शन फंक्शन बड़ा ही सिंपल है। उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन है वाई, जो आउटपुट है, वो फंक्शन है कैपिटल और लेबर का। के स्टैंड्स फॉर कैपिटल और यहाँ ले एन फॉर लेबर, ठीक है। और वो मान के चलते हैं कि शॉर्ट टर्म में के जो है कैपिटल कांस्टेंट है, गिवन है, फिक्स्ड है।
टेक्नोलॉजी को वो गिवन और फिक्स मान के चलते हैं शॉर्ट टर्म में, और वो पॉपुलेशन को भी फिक्स मान के चलते हैं। सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कैपिटल पूंजी, तकनीकी और जनसंख्या तीनों को फिक्स मान के चलते हैं, और जो लेबर की सप्लाई जो होती है वो इसी फिक्स्ड पॉपुलेशन से होती है। एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का प्रोडक्शन फंक्शन है, बड़ा सिंपल सा, लेकिन आगे चल के हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि मजदूरी की मांग कैसे निर्धारित होती है क्लासिकल मॉडल में। क्लासिकल मॉडल में मजदूरी की मांग दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, दो कारक पर डिपेंड करती है। पहला है वास्तविक मजदूरी दर, जिसे हम W/P कहते हैं। दूसरा है मजदूरी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जिसे हम MPN कहते हैं। वास्तविक मजदूरी दर होती है जब हम उससे नॉमिनल वेजेज को प्राइस लेवल से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें रियल वेज प्राप्त होते हैं। और जो मजदूर का जो हमेशा फोकस रहता है वो रियल वेजेज पे रहता है, कि रियल वेजेज मतलब उस वेजेस की जो उसे मजदूरी मिल रही है उसकी परचेजिंग पावर क्या है। अगर अर्थव्यवस्था में प्राइस लेवल बढ़ जाए, मजदूरी दर उसकी वही हो, प्राइस लेवल बढ़ के P से P1 हो जाए, तो उसके रियल वेज कम हो जाएंगे। और अगर प्राइस लेवल अर्थव्यवस्था में कम हो जाए तो उसके रियल वेज बढ़ जाएगा, रियल वेज बढ़ जाएगा। इसलिए जो उसकी डिमांड फॉर लेबर है वो हमेशा ही, और सप्लाई ऑफ लेबर भी हमेशा ही रियल वेजेस से डिटरमाइन होती है। लेकिन इससे पहले कि हम अपना लेबर डिमांड कर्व डिराइव करें, आइए इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को भी समझने की कोशिश करते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है क्या। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। एक पॉइंट तक ये कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, फिर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता जाता है और एक पॉइंट के बाद नेगेटिव हो जाता है। दिस इज आवर MPN कर्व। अब बताते हैं कि हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस। ओके, दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस। यहाँ हम लेते हैं Y एक्सिस पे MPN मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और यहाँ लेते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? जैसे कि आपने ध्यान दिया हो तो क्लासिकल ने बताया कि जो आउटपुट है इज फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, और कैपिटल को फिक्स मान के चलते हैं। जब आप एक फिक्स कैपिटल पर एक पॉइंट तक ज़्यादा लेबर को हायर करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कांस्टेंट रहती है, घटती नहीं है। लेकिन कैपिटल आपकी उतनी है और भी ज़्यादा लेबर को उस पर काम करने के लिए लगा देंगे तो हर जो एडिशनल यूनिट है, जो सीमांत यूनिट है, वो कम प्रोडक्शन करके देगी। तो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाएगा गिवन कैपिटल पर, फिक्स कैपिटल पर, फिक्स पूंजी पर, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम होती चली जाएगी। देखिए, जब एम्प्लॉयमेंट आपका ON0 है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 1 है, O1 है, पॉइंट A पर है। जब एम्प्लॉयमेंट आपका ON1 हो गया तो हम पॉइंट B पर हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कट के कम पॉइंट 2 पर हो गई। एम्प्लॉयमेंट और बढ़ाया, ON2 हो गया तो नाउ वी आर एट पॉइंट C, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी O3 हो गई। और N3 पर अगर आप लेबर हायर कर रहे हैं तो मार्जिनल हम पॉइंट D पर हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर कम 4 हो गई। एक पॉइंट पर आकर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 हो जाएगी। सपोज जब हम N4 लेबर हायर कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर 0 है। अगर आप इससे भी ज़्यादा लेबर हायर करते हैं, सपोज N5 लेबर आपने हायर की है, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर नेगेटिव है। इसलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व हमेशा ही लेबर के लिए नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और एक पॉइंट के बाद वो नेगेटिव हो जाता है। अब इससे हम डिमांड कर्व, लेबर डिमांड कर्व कैसे ड्राइव कर सकते हैं। अभी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व ड्राइव किया, MPN कर्व, और बताया कैसे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये उसका नेचर है।
यहाँ हमने MPN लिया, यहाँ हमने एम्प्लॉयमेंट लिया एक्स एक्सिस पर, और ये हमारा MPN कर्व है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और लेबर डिमांड जैसे हमने बताई थी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्म लेबर, एक तो उसके रियल वेजेज पे कि फर्म लेबर को कितना रियल वेज दे रही है, दूसरा कि वो लेबर फर्म को कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है MPN पर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पर। जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर उसको मिलने वाले वेजेस से ज़्यादा है, तब तक फर्म लेबर की मांग करती है, क्योंकि हर एडिशनल यूनिट का जो खर्चा आ रहा है, लेबर पर जो कॉस्ट आ रही है, वो W/P के बराबर है, और लेबर प्रोड्यूस करके MPN दे रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर दे रही है। तो लेबर का जो प्रोडक्शन है, जो लेबर पर आने वाली लागत से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में फर्म हमेशा ही ज़्यादा लेबर डिमांड करेगी। लेकिन जब कम होते होते मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जैसे हमने कहा, कम होती चली जाती है, वो रियल वेजेज के बराबर हो जाती है, तो फर्म नई लेबर को डिमांड करना बंद कर देती है। अगर किसी केस में ऐसा हो जाए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर W/P से कम हो जाए, तो फर्म लेबर की छटनी करना शुरू कर देती है, लेबर को बाहर निकालना शुरू कर देती है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और रियल वेजेज की हेल्प से हम डिमांड लेबर कर्व ड्राइव कर सकते हैं। देखिए, हमने अब कहा था हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व है। अब हम इसमें दूसरा एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है W/P, वेज प्राइस, रियल वेजेज, वेज प्राइस रेशियो, रियल वेजेज। ये मान के चलिए, पहले रियल वेजेज ये है, मान के चलें ये 10 है, फिर 9 है, फिर 7 है, और ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है। इस पॉइंट ए पर हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 10 के बराबर है, पॉइंट बी पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 9 के बराबर है। अब इस पॉइंट सी पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 7 के बराबर है। एक और पॉइंट लेते हैं, पॉइंट यहाँ हमारी वेज रेट 5 है और पॉइंट डी है, तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 5 के बराबर है। जैसा कि हमने अभी बताया कि फर्म लेबर की डिमांड तब तक करती है जब तक उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रियल वेजेस से ज़्यादा होती है। मान के चलें कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 7 है, ठीक है। देखिए, जब ये है रियल वेज हमारा कितना है इकोनॉमी में, 7 है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 7 है, तो फर्म ये लेबर ONC डिमांड करेगी। अभी रियल वेज बढ़ा दिए जाएं तो कम डिमांड करेगी, क्योंकि कम जब लेबर को एम्प्लॉय करेगी तब उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी करके बढ़ के 9 होगी, तो अब लेबर की डिमांड ONB हो जाएगी। अब रियल वेज बढ़ा के आप 10 कर दें, तो अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी उसकी 10 होनी चाहिए, जो कि पॉइंट ए पर है, और इस ए पॉइंट पर फर्म की लेबर डिमांड और भी कम हो जाएगी। लेकिन अभी रियल वेजेस कम होके 5 हो जाए, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉइंट डी पर जाके रियल वेजेस के बराबर होती है, तो लेबर की डिमांड बढ़ के OND हो जाएगी। इस तरीके से दोनों मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, रियल वेजेज मिलके लेबर डिमांड डिटरमाइन करते हैं। और इसे आप ग्राफिकल फॉर्म में लिखें तो ऐसे निकल के आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस इज ND कर्व, डिमांड लेबर कर्व एट हायर वेज, लोअर डिमांड फॉर लेबर। हायर वेज, देखिए हायर वेज रेट, डिमांड फॉर लेबर कम थी। जैसे जैसे वेज रेट कम होते चले जा रहे हैं, तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ती चली जा रही है। और वेज रेट कम हुआ, W1P1, W2P2, तो और भी आपकी डिमांड फॉर लेबर बढ़ गई। तो इस तरीके से डिमांड फॉर लेबर कब क्लासिकल इकोनॉमिक्स का डिटरमाइन होता है। अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स में और क्लासिकल मॉडल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन में सप्लाई लेबर कर्व, सप्लाई ऑफ लेबर कैसे डिटरमाइन होती है। तो सप्लाई ऑफ लेबर, जैसे हमने कहा कि जो वर्कर हैं वो ऑप्टिमाइज करते हैं, अपने लाभ को अधिकतम करते हैं, अपने फायदे को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं। और जो सप्लाई ऑफ लेबर है, जो लेबर ड्रॉ की जाती है, वो फिक्स्ड पॉपुलेशन से ही
ड्रॉ की जाती है। जितनी पॉपुलेशन है वो फिक्स है, इसी फिक्स पॉपुलेशन से लेबर की सप्लाई बढ़ेगी। अब पॉपुलेशन उतनी है तो लेबर की सप्लाई कैसे बढ़ेगी, उसको लेके क्लासिकल का विचार ये है कि लेबर, किसी भी इंडिविजुअल लेबर की बात करें तो उसके पास दिन में 24 आवर्स होते हैं, हर एक के पास ही 24 आवर्स होते हैं। तो इस 24 आवर्स को लेबर दो चीज़ों में डिवाइड करती है, काम में कितने घंटे उसमें से काम करेगी और लेजर में कितने घंटे वो आराम करेगी और कितने घंटे काम करेगी। जब वेज रेट कम होते हैं तो क्लासिकल थिंकर्स के अकॉर्डिंग जो कामगार है, मजदूर है, वो आराम करना पसंद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि आराम करना ज़्यादा लाभदायक है बजाय काम करने के। क्योंकि आराम करने पर उसको जो लॉस हो रहा है रियल वेजेस के टर्म्स में वो बहुत कम है, क्योंकि वेज रेट कम है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग लेबर सप्लाई रियल वेजेस से डिटरमाइन होती है। अब जैसे जैसे रियल वेजेस बढ़ेंगे ये लेबर अपने आराम को कम करती चली जाएगी और काम को बढ़ाती चली जाएगी। इस तरीके से मार्केट में लेबर सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। सो क्लासिकल के अनुसार जो लेबर सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग, इसे हम NS से डिनोट करेंगे, यहाँ W/P और यहाँ लेबर NS लेबर सप्लाई, ये X एक्सिस है एंड दिस इज Y एक्सिस, दिस इज 0.00। जब वेज रेट कम है तो लेबर आराम करना पसंद कर रही है, सो सिर्फ ON0 लेबर सप्लाई होगी। वेज रेट बढ़ा दीजिए तो कुछ एक लेबर को लगता है कि आराम करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने आराम को कम करके अपने 24 आवर्स में से ज़्यादा टाइम समय काम के लिए देगी, तो लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी। अब आप और भी ज़्यादा वेज रेट बढ़ा दें तो और भी लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी। इस तरीके से क्लासिकल मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट में लेबर सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होता है और ये वास्तविक मजदूरी दर से निर्धारित होता है। आइए अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होता है। इस ग्राफ को देखिए, ये वाला ग्राफ है, जस्ट ए मिनट, दिस वन, दिस इज MPN P0। जब अर्थव्यवस्था में प्राइस लेवल P0 है, वेज रेट W0 है, तो अर्थव्यवस्था में जो लेबर सप्लाई कर्व वो NS P0 है और लेबर डिमांड कर्व MPN P0 है। दिस इज लेबर डिमांड कर्व ND। कब? जब अर्थव्यवस्था में प्राइस लेवल P0 है। तो इक्विलिब्रियम जो लेवल है ऑफ एम्प्लॉयमेंट का वो पॉइंट A पर डिटरमाइन होता है, N2 लेवल, N2 ON2 लेवल ऑफ आउटपुट, ON2 लेवल ऑफ लेबर अर्थव्यवस्था में और ON2 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अर्थव्यवस्था में जनरेट होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर, पॉइंट Q पर सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड ऑफ लेबर दोनों बराबर हैं। अब मान के चलिए कि अर्थव्यवस्था में प्राइस लेवल P0 से बढ़ के 2P0 हो जाते हैं। जैसे ही अर्थव्यवस्था में प्राइस लेवल 2P0 होगी, बढ़ेगी, दोगुनी होगी, तो रियल वेज रेट पहले W/P0 था और रियल वेज रेट W/2P0 हो जाए, पहले की तुलना में आधा रह जाएगा। और जैसे ही रियल वेज आधे हो जाएंगे तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों शिफ्ट करेंगे। सो नया डिमांड कर्व आपका ये हो जाएगा, शिफ्ट हो गए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा नया डिमांड कर्व, और नया वाला सप्लाई कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। सो नया डिमांड कर्व आपका MPN 2P0, ये एंड नया डिमांड कर्व है व्हेन प्राइस इज 2P0। ये आपका नया सप्लाई कर्व है NS 2P0 जब प्राइस लेवल 2P0 है। अब देखिए क्या होगा, वेज रेट चेंज नहीं हुए हैं, प्राइस लेवल डबल हो गई हैं, तो डिमांड फॉर लेबर कितनी हो गई, इस पॉइंट पर लेबर डिमांड हो रही है पॉइंट B पर ON2 के बराबर, पर लेबर सप्लाई घट के कितना पॉइंट A पर आ गई है ON0 के बराबर। सो एक गैप क्रिएट हो गया है N0 N2 के बराबर, डिमांड लेबर ज़्यादा है और सप्लाई ऑफ लेबर कम है। अब इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में वेज रेट, नॉमिनल वेज रेट बढ़ना शुरू होंगे। ये पहले W0 वेज रेट है, अब अर्थव्यवस्था में वेज रेट बढ़ेंगे
तो धीरे धीरे करके सपोज अर्थव्यवस्था यहाँ तक वेज रेट बढ़ जाएंगे W1 तक, W1 तक वेज रेट बढ़ेंगे तो नया जो रियल वेज W/2P0 हो जाएगा। तो इस नए वेज रेट पर डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी क्योंकि अब रियल वेज की अर्थव्यवस्था में बढ़ रहे हैं। तो पहले 2P0 प्राइस लेवल पर डिमांड ON2 थी, अब जैसे ही वेज रेट W0 से बढ़ के W1 हुआ तो डिमांड फॉर लेबर घट के ON2 से घट के ON1 हो गई पॉइंट डी पर, और सप्लाई ऑफ लेबर इस W1 वेज रेट पर क्योंकि रियल वेज बढ़े हैं तो बढ़कर ON0 से पॉइंट सी तक आ जाएगी। सपोज अब सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ के हो गई आपकी ON4, लेकिन अभी भी अर्थव्यवस्था में डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर में गैप है। W1 प्राइस लेवल पर डिमांड फॉर लेबर ON1 के बराबर है, सप्लाई ऑफ लेबर ON4 के बराबर है। तो अर्थव्यवस्था में अभी वेज रेट और बढ़ेंगे और फाइनली वो पॉइंट सी तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक अर्थव्यवस्था में वेज रेट बढ़ते रहेंगे। जब पॉइंट सी पर सपोज कहीं पॉइंट ई पर मान के चलिए वेज रेट W2 है, तो W2 पर आके दोनों ही डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर बराबर हैं और पुराने वाले इक्विलिब्रियम लेवल ON2 पर आ जाएंगी। इस तरीके से अर्थव्यवस्था में जब भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो वेज एंड प्राइस अपने आप में फ्लेक्सिबल हैं, एडजस्ट करते हैं और अर्थव्यवस्था फिर वापस पुराने एम्प्लॉयमेंट लेवल जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है उस पर वापस आ जाती है। अब देखिए इससे ये तो अब हमारा डिटरमाइन हो गया कि ON2 लेवल ऑफ जो लेबर है, एम्प्लॉयमेंट है, यही अर्थव्यवस्था का वो एम्प्लॉयमेंट लेवल है जहां अर्थव्यवस्था सस्टेन कर सकती है। अब इससे आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है, इससे आउटपुट ऐसे डिटरमाइन होगा। अब हमने ON2 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन हो गया, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो निकल के आएगा इस पर ये निकल के आएगा OQ0 निकल के आएगा, और कहिए या फिर OQ2 निकल के आएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। जब आप ON2 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ OQ2 होगा। इस तरीके से क्लासिकल के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था में ये आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अर्थव्यवस्था में जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल क्यों होता है। हमने देखा होगा कि हमेशा अर्थव्यवस्था का लॉन्ग रन सप्लाई कर्व YS ऐसे दिया जाता है और यहाँ दिस इज लेवल ऑफ आउटपुट, कितना लेवल ऑफ आउटपुट OY0 है। यहाँ हम प्राइस लेवल लेते हैं और यहाँ ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस, तो ये हमेशा वर्टिकल क्यों होता है, क्या इस पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि हमने बताया था कि एग्रीगेट डिमांड अर्थव्यवस्था में मनी की वजह से बढ़ती है क्लासिकल के अनुसार, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन अर्थव्यवस्था हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट पर रहती है, इसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म में अर्थव्यवस्था अपनी फुल कैपेसिटी पर है। सपोज पहले एग्रीगेट डिमांड का AD0 है तो प्राइस लेवल अर्थव्यवस्था में P0 है। मनी सप्लाई बढ़ा दो तो अर्थव्यवस्था में डिमांड AD1 हो जाएगी, लेकिन इससे आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ के OP1 हो जाएंगे। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का एग्रीगेट डिमांड को लेके व्यू पॉइंट्स हैं कि एग्रीगेट डिमांड अर्थव्यवस्था में आउटपुट को डिटरमाइन नहीं करती है, एग्रीगेट डिमांड अर्थव्यवस्था में सिर्फ प्राइस लेवल को ही चेंज कर सकती है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।